Hello learners, welcome to IES Marathon here back with a new lesson. In this particular lesson हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मल्टी फंक्शनल रोल ऑफ द पार्लियामेंट. ओके, सो अभी तक हमने 62 फुल लेंथ लेक्चर्स अपलोड कर दिया. आप चाहो तो उसको जा करके देख सकते हो, प्लेलिस्ट बना दी मैंने. राइट, अब हम बात करेंगे अबाउट द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट वाला ही टॉपिक है, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं हम. इसके पुराने लेक्चर्स आप देख लेना, इसके प्रीवियस पार्ट्स. ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट. सो मल्टी फंक्शनल रोल का मतलब होता है कि जैसे इंडियन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, तो पार्लियामेंट इसमें सेंट्रल पोजीशन पे है. बिकॉज कुछ भी होकर के निकलेगा तो पार्लियामेंट के होकर ही निकलेगा थ्रू. राइट, सो बहुत ही एक्सटेंसिव पावर है सोसाइटी में. किसी भी तरीके स्टेट में किसी भी तरीके का चेंजेस लेकर के आना हो तो वो थ्रू पार्लियामेंट ही जाएगा. राइट, अब इसका मल्टी फंक्शनल रोल की जब हम बात करते हैं तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल, कॉन्स्टिट्यूएंट, जुडिशियल पावर एंड इलेक्टोरल पावर एंड अदर जो पावर होती है उन सब के बारे में हमको यहाँ पर डिस्कस करना है. तो फर्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे लेजिस्लेटिव पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट है. जब भी हम बात करते हैं पार्लियामेंट लेजिस्लेशन, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है इन एनी कंट्री. जो भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो वहाँ पर लॉ बनाने का. राइट, दिस इज द वेरी बेसिक एंड प्राइमरी फंक्शन. अब जैसे आपको मैंने काफ़ी बार बताया और इसी लेक्चर में ही बताया था, यानी कि इस लेक्चर की सीरीज़ में, पार्लियामेंट वाली में, प्रीवियस पार्ट्स में, कि 3 लिस्ट होती है: यूनियन, स्टेट्स एंड द कॉन्करेंट. तो यूनियन लिस्ट के जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उन सब पे कौन काम करेगा, कौन लॉज बनाएगी? पार्लियामेंट. राइट, सेकंड, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स. देखो, कॉन्करेंट की तो ऐसी बात है ना कि जो लिस्ट ऑफ 52 सब्जेक्ट्स हैं उसमें पार्लियामेंट को भी इक्वल पावर है और ओवर राइडिंग पावर्स है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम बात करते हैं तो ओवर राइडिंग पावर्स है. राइट, यानी कि स्टेट के लॉ पर भी अगर कोई लॉ पार्लियामेंट बनाती है तो दैट विल प्रिवेल. राइट, उसके अलावा जो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि कोई यूनियन, कॉन्करेंट एंड स्टेट में नहीं है, स्टेट लिस्ट में नहीं है, तो वो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स है और उस पर पार्लियामेंट का एकाधिकार है, वही इस पर लॉ बना सकते हैं. राइट, अब उसके अलावा देखिए स्टेट लिस्ट की जब भी बात करेंगे तो स्टेट लिस्ट पर भी पार्लियामेंट जो है वो बना सकता है क्या, लॉज. कैसे, कौन कौन सी कंडीशंस हैं? जैसे कि एक कंडीशन आती है आपकी, जब राज्यसभा कोई रेजोल्यूशन पास करे कि इस पे स्टेट लिस्ट को स्टेट लिस्ट के इस सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट को अधिकार है या फिर ज़रूरत है ना, लॉ पास करने की, तो सेंट्रल लॉ बनना चाहिए जिसपे. देखिए बेसिकली होता क्या है कि अगर एक ऐसा लॉ जो कि कंट्री के इमीडिएटली नीड है कंट्री को, और सारे स्टेट्स पर इक्वली उसको लागू कराना एवं उसको लागू कराना एकदम अर्जेंट है, तब राज्यसभा एक ऐसा रेजोल्यूशन निकालेगी कि पूरे स्टेट पर, सारे स्टेट पर इक्वली इंपॉर्टेंट हो और इक्वली इम्प्लीमेंट हो. राइट, एक तो ये. सेकंड बात आती है कि जब नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में होती है तब जो है राज्यसभा, आई मीन जो पार्लियामेंट है, वो स्टेट लिस्ट पे कोई से भी सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है. सेकंड, जब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स की जॉइंट रिक्वेस्ट जाए पार्लियामेंट के पास तब. और उसके बाद है जैसे अब इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हुए, ट्रीटीज़ हुई, कन्वेंशंस हुए, कब? स्टेट लिस्ट के कोई भी सब्जेक्ट पर, तो उसको इफेक्ट में लाने के लिए पार्लियामेंट से डेफिनेटली अप्रूवल चाहिए उसको. एंड प्रेसिडेंट रूल अगर कहीं पे हो किसी स्टेट में तो वहाँ पर भी उस पर्टिकुलर जोन में पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो उस पर रूल बना सकती है, लॉ बना सकते हैं. राइट, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि ऑर्डिनेंस निकालें, तो ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति जी निकालते हैं ना, है ना, कैबिनेट की सर्वसम्मति से. तो पार्लियामेंट उसको जो एक्चुअली क्या होता है, अप्रूव कराना पड़ता है विद इन 6 वीक्स ऑफ इट्स रीअसेंबली. जब भी पार्लियामेंट मिलेगा, उनकी बैठक होगी, तब 6 हफ्ते के अंदर अंदर, तो 6 महीने के अंदर तो मिलते ही है ना, तो 6 महीने 6 हफ्ते, ठीक है, 6 मंथ एंड 6 वीक के अंदर अंदर ऑर्डिनेंस को पास कराना पड़ता है फ्रॉम द पार्लियामेंट, बोथ द हाउसेस, तब जाके वो इफेक्ट में रहता है, नहीं तो वो नल एंड वोइड डिक्लेयर कर दिया जाता है. राइट, अब देखिए पार्लियामेंट जो है वो स्केलेटन फॉर्म में बना देते हैं लॉज. जो आपने सुना होगा, मंत्री जी अगर कोई लॉ लेकर के आते हैं तो वो उसकी स्केलेटन या ब्लूप्रिंट पढ़ देते हैं इन द पार्लियामेंट. उसके अलावा जो भी रूल्स वगैरह हैं और पेरेंट लॉ से रिलेटेड फ्रेमवर्क है, रेगुलेशन है, तो वो बनाती है हमारी एग्जीक्यूटिव. एंड एग्जीक्यूटिव यानी कि जो सेक्रेटरीज होते हैं, जॉइंट सेक्रेटरीज होते हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं अंडर द मिनिस्ट्री, वो सब बनाते हैं.
तो इसको क्या बोलते हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जिसको एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बोला जाता है। जैसे कि रूल्स हुए, रूल्स बुक्स जितने भी कानून से रिलेटेड होगी वो सब यही लोग बनाएंगे, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे दी एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड द फंक्शंस की। पहले हमने क्या बात करी, लेजिस्लेटिव पावर्स। सो बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको पर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की बात करी, तो एग्जीक्यूटिव का ये रोल रहता है। तो यही एग्जीक्यूटिव का पावर है और फंक्शंस हैं कि वो पार्लियामेंट की पॉलिसीज एंड एक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। अब पार्लियामेंट में कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं जिनको कंट्रोल भी एग्जीक्यूटिव किया जाता है, जैसे कि क्वेश्चन आवर, 0 आवर, हाफ एन आवर डिस्कशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, ठीक है। जैसे कॉलिंग अटेंशन, अजॉर्नमेंट, नॉन कॉन्फिडेंस, सेंसर मोशन एंड जितने भी अदर डिस्कशंस होते हैं, ठीक है। तो ये सब सुपरवाइज करते हैं एंड इनसे रिलेटेड कमिटीज़ भी होती है, जैसे गवर्नमेंट अश्योरेंस की कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस, पिटिशंस एक्सेट्रा। तो इन सब में एग्जीक्यूटिव रोल एंड फंक्शंस को ही निभाया जाता है, राइट, बाय द एग्जीक्यूटिव ऑफ द पार्लियामेंट। एंड मिनिस्टर्स जो हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द पार्लियामेंट इन जनरल एंड टू द लोकसभा इन पर्टिकुलर। ये बात याद रखना, मिनिस्टर्स, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसको जो है हाईलाइट कर लो, हालांकि क्वेश्चन आ चुके हैं इससे, बहुत कम चांसेस से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बेसिक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये बात करी मैंने मिनिस्टर्स, जो कि हम बात कर रहे थे कि लोकसभा को इन जनरल और पार्लियामेंट को ही कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन व्हाट अबाउट द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो ईच मिनिस्टर अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, जो अपने मिनिस्ट्री होती है उसको रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इंडिविजुअली बात कर रहा हूँ, कलेक्टिवली दे आर रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा, ओके, और पार्लियामेंट। देखिए इसको इस तरीके से समझिए, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, तो इसको कौन हटा सकता है फ्रॉम दी ऑफिस, ये हटा सकते हैं अगर लोकसभा एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आता है। और बेसिकली ये लेकर के कौन आती है, अपोजिशन। अपोजिशन वाले बोलेंगे नहीं भैया, आपके साथ जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं है आपके पास हाउस का, तो लोकसभा में इस नॉन, देखो लोकसभा में ही लाया जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, चाहे प्रधानमंत्री लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से हो, मिनिस्टर कोई से भी कोई से भी हाउस से हो, राइट। लेकिन नॉन कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ और सिर्फ लाया जाता है लोकसभा में, राइट। सो अब किन किन कंडीशंस में देखें तो कि लोकसभा में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है कि मान लीजिए अगर कोई प्रेसिडेंट्स का जो इनॉग्रल एड्रेस होता है, अगर उसको ही पास ना करा पाए लोकसभा में सरकार, वो अगर मनी बिल रिजेक्ट हो जाए, उसके अलावा सेंसर मोशन या कोई एडजमेंट मोशन ही पास ना करा पाए, या फिर गवर्नमेंट का कोई वाइटल इशू पे डिस्कशन हो और वो डिफीट हो जाए, उसके अलावा कोई भी अगर कट मोशन आता है, कट मोशन बेसिकली आता है ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ द बजट, है ना, तो अगर वो फेल कर जाए तो तब जाकर के नॉन कॉन्फिडेंस मोशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये सब चीज़ें हैं, ये उनको इन रिटर्न देना भी पड़ता है जब हम बात करते हैं नॉन कॉन्फिडेंस मोशन की, कि क्या बेसिस है आपका बेसिकली इसको लाने का। बट अगर हम बात करें इन प्रैक्टिस, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको भी दरकिनार करते हुए नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आया जाता है एंड फाइनली वो डिफीट भी हो जाता है। इंडिया में आज तक कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है पास नहीं हुआ। थर्ड बात करेंगे द फाइनेंशियल पावर इन द फंक्शंस की, तो कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता है, ना कलेक्ट किया जा सकता है, कोई भी एक्सपेंडिचर ना ही एग्जीक्यूटिव के द्वारा किया जा सकता है। दिस कैन ओनली बी अकर्ड विद द अथॉरिटी एंड अंडर द अथॉरिटी और अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के नाक के नीचे से ही जाएगा अगर 1 रुपया भी खर्च करेगी सरकार या फिर मंत्री यदि आपके। इसीलिए बजट कहाँ लाया जाता है, पार्लियामेंट में, है ना। बजट लाने का कारण ये है कि पार्लियामेंट ही लीगलाइज करेगी जितने भी रिसीट्स एंड दी एक्सपेंडिचर होंगे गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, इन एनी फाइनेंशियल ईयर। तो पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर्स होते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं, अपोजिशन के होते हैं, राइट, तो वो सब एनालाइज करते हैं, स्क्रूटनाइज करते हैं कि गवर्नमेंट अगर इतना खर्चा कर रही है तो कहाँ कर रही है। फाइनेंशियल कमिटीज़ के पास जाता है, जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, है ना, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। दिस इज़ बेसिकली दी कमेटी, जब हम PSUs की बात करते हैं, PSCs की बात करते हैं, है ना, कहीं कुछ इलीगल, इरेगुलर, अनऑथोराइज तो नहीं हो रहा, है ना। तो अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर को हम वेस्टेज, मतलब पब्लिक का जितना भी पैसा अगर वो वेस्टेज में जाए तो उसको, उसका स्क्रूटनाइज करना, उसका ध्यान रखना, तो ये पार्लियामेंट करती है, चेक एंड बैलेंस का काम करती है।
देयरफॉर पार्लियामेंट कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल मैटर्स में इन केस ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ फाइनेंसेस, राइट। तो बजटरी कंट्रोल करती है, जैसे कि अप्रोप्रिएशन करती है ग्रांट्स का, कोई भी पैसा हो तो उसको अप्रोप्रिएट पास कराना पड़ता है पार्लियामेंट से, बोथ द हाउसेज से। पोस्ट बजटरी कंट्रोल भी होता है, जैसे कि कंट्रोल आफ्टर द अप्रोप्रिएशन ऑफ द ग्रांट थ्रू द 3 फाइनेंशियल कमिटीज, ठीक है। उसके अलावा एक कैग भी आता है, केक भी स्क्रूटनाइज कर सकते हैं, हालांकि केक इज नॉट पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिल्लर, ओके, कि जिसके थ्रू हम जो है लेकिन वो हम बात करते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, वो पैसा खर्च होने के बाद ये क्या परिस्थिति है, बट दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट ना। अगर कोई स्कैम हुआ है तो वो आफ्टर एक्सपेंस होने के बाद ही तो पता चलता है, राइट। अब जो बजट है एक्चुअली वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एन्यूटी। एन्यूटी का प्रिंसिपल क्या होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी तक नहीं पूछा लेकिन ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट अगर कोई पैसा प्रोवाइड करे गवर्नमेंट को फ्रॉम वन फाइनेंशियल ईयर, और अगर उस टाइम पीरियड के अंदर वो ग्रांटेड मनी को स्पेंड नहीं कर पाते हैं बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जो कि बहुत बार होता है, तो वो बैलेंस होता है एक्सपायर और चला जाता है वापस से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। इसको रूल ऑफ लैप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द रूल ऑफ लैप्स। इसलिए आपने कभी भी देखा होगा कि जब भी द फाइनेंशियल ईयर का लास्ट मंथ होता है, जिसको जो कि मार्च होता है, उसमें हेवी रश ऑफ एक्सपेंडिचर किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के पहले इन एक्सपेंडिचर्स को ख़त्म किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं मार्च रश, ठीक है। मार्च में ही सारा पैसा निकालते हैं, खर्च कर देते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर एंड द फंक्शंस की। तो जब भी बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट, तो क्या आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, समथिंग जो कि हम उसमें एडिशन करें, वेरिएशन करें, रिपील करें, तो उसको बोला जाता है अमेंडमेंट। अमेंड किया करना, ठीक है। तो अब अमेंड 3 तरीके से किया जा सकता है। बाय फर्स्ट होता है स्पेशल मेजोरिटी, जो कि बहुत कम केसेस में इस्तेमाल होता है, ठीक है। द सेकेंड, ये कम लेवल पे इस्तेमाल होता है। पहला तो आपका आता है द मेजोरिटी। इसका मतलब समझो, इसका मतलब होता है कि दोनों हाउसेस की जो टोटल मेंबरशिप है उसके 2/3 मेंबर्स जो कि प्रेजेंट एंड वोट डालेंगे उस टाइम पे, ठीक है। सेकंड होता है सिंपल मेजोरिटी से, ये होता है कि जितने भी मेंबर्स आए हैं प्रेजेंट है तो वोट करेंगे 50+1 की मेजोरिटी से, दैट इज द सिंपल मेजोरिटी। एंड थर्ड आता है आपका स्पेशल मेजोरिटी प्लस द कंसेंट ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, और स्टेट लेजिस्लेचर में अगर इसको पास कराया जाएगा तो वो सिंपल मेजोरिटी से वहाँ पे पास होगा। लेकिन पार्लियामेंट में वो स्पेशल मेजोरिटी रहेगी, याद रखना, है ना। वही 50+1 एंड जो कि 2/3 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द हाउसेज हैं उससे, ठीक। तो इसमें अब बात करते हैं कि अगर क्या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की पावर सिर्फ पार्लियामेंट में है क्या? जी बिल्कुल, बस एक ही ऐसा केस है जिसके अंदर स्टेट पार्लियामेंट से अपील कर सकता है, ओनली वन एक्सेप्शन इसमें चेंज करने के लिए, तो वो है रेजोल्यूशन पास करती है स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स या तो बना दें या हटा दें, ठीक है। दोनों के लिए रेजोल्यूशन पास करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, ताकि पार्लियामेंट वहाँ पर जो है बना सके, ठीक है। क्या? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे कि बिहार में, यूपी में, ठीक है, और अभी बात चल रही थी आंध्रा में। अब हम बात करें, जैसे कि एक केस हुआ था केशवानंद भारती केस का, जो कि मैंने इन डिटेल समझा रखा है, लिंक आ जाएगा आपके स्क्रीन पर भी एंड डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दूंगा। केशवानंद भारती के पहले जाकर के देख लेना, फिर उसके बाद समझना कि कॉन्स्टिट्यूएंट पावर पार्लियामेंट की अनलिमिटेड नहीं है, जो चाहे वो बदल नहीं सकते वो कॉन्स्टिट्यूशन में। देर इज़ अ थिंग कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, जो कि आप सब सुनते होंगे, हमेशा से सुन रहे होंगे ये बात, ठीक है। इसका मतलब है पार्लियामेंट हर चीज़ को अमेंड नहीं कर सकती कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका कोई बेसिक फीचर है, बेसिक फीचर को अमेंड नहीं कर सकती, छेड़ नहीं सकते पार्लियामेंट, ठीक है। उसके अलावा इसको रीअफर्म भी किया गया था मिनर्वा मिल्स केस में। एंड एक बात बताऊँ आपको, मिनर्वा मिल्स केस भी मैंने पूरा इन डिटेल एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा मैं, राइट। बात करते हैं जुडिशियल पावर्स एंड फंक्शंस की। तो देखो, जैसे कि क्या हो सकता है, पहला कि प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन करने के कारण इम्पीच किया जा सकता है। इम्पीच करने का क्या प्रोसीजर है वो मैंने आपको पहले भी समझाया, काफ़ी बार समझा दिया, एंड आगे भी आएगा वाला टॉपिक, ओके। एंड उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट को भी हटा सकते हैं, कोई भी जज को हटा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट्स को, इलेक्शन कमिश्नर के एक्ट को भी हटा सकते हैं, इन सबको। उसके अलावा ये मेंबर्स को
एंड आउटसाइडर को कंटेम्प्ट या फिर प्रिविलेजेस के ब्रीच के केस में भी जो है पनिश कर सकते हैं. दीज आर द जुडिशियल पावर एंड द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, तो ये याद रखना 4 थिंग. अब इलेक्टोरल पावर एंड द फंक्शंस, दिस इज क्लियरली द सिंबलिज्म ऑफ द डेमोक्रेसी एंड विद इन द पार्लियामेंट. ठीक है, पार्लियामेंट का ही परिणाम है और पार्लियामेंट की वजह से ये चलता है. एंड पार्लियामेंट को ही ये भी क्या करता है, प्रमोट करता है बाय फॉलोइंग द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी विच इज़ द इलेक्टोरल आइडिया, जो कि विद इन द पार्लियामेंट में भी फॉलो होता है. ठीक है, अब वो क्या है, जैसे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराना, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराना, ठीक है, डेप्यूटी चेयरमैन, स्पीकर, इन सब का, राइट. तो ये सब है. अब ये ऐसा ही नहीं करते हवा में, इसके लिए प्रॉपर एक्ट्स बनाए गए हैं, जैसे कि प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट बनाया, आरपीए बनाया. इसको मैं इन डिटेल लाने वाला हूँ बहुत जल्दी. आरपीए एक्ट 1950 एंड 1951. ठीक है, पॉलिटिशियंस के लिए क्या हो सकता है, एक वोटर के लिए क्या अधिकार है आरपीए के अंदर, ये सब मैं आपको उसके अंदर बताऊंगा. ओके, अब अदर पावर्स क्या हो सकती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. हम बात करते हैं पार्लियामेंट की, जैसे कि अब ये हाईएस्ट डेलिबरेटिव बॉडी इन द कंट्री. कोई भी डिस्कशन होगा अगर नेशनल इंटरनेशनल इशू से रिलेटेड, यहाँ पर डिस्कस होगा. सेकंड, ये 3 तरह की इमरजेंसी, जैसे कि नेशनल, स्टेट, फाइनेंशियल, इसको प्रोक्लेम कौन करता है, पार्लियामेंट. यस, ठीक है, ये स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को अबोलिश कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं स्टेट के ही रिकमेंडेशन पे, राइट. मैंने आपको बताया था रेजोल्यूशन पास करते हैं. ये एरिया ऑल्टर कर सकते हैं किसी भी स्टेट का, बाउंड्री का. ठीक है, इंडियन यूनियन के अंदर जितने भी आते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से इनको रेगुलेट कर सकते हैं, है ना. एंड या फिर एक हाई कोर्ट जो कि 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स में, कॉमन हाई कोर्ट जो होते हैं, उसको भी रेगुलेट कौन करता है, आपके द पार्लियामेंट. ठीक है, तो ये था आपका लेसन. अगले लेसन में हम देखेंगे कुछ अदर टॉपिक, जैसे कि इनफेक्टिवनेस ऑफ द पार्लियामेंट्री कंट्रोल. उसके अलावा राज्यसभा, देन कंपैरिजन करेंगे लोकसभा राज्यसभा में, एंड फर्दर प्रिविलेजेस के बारे में बात करेंगे, राइट. सो पार्लियामेंट के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो भूल कर भी भूल लोगे नहीं आप कुछ भी, अगर आपने लेसन्स को अच्छे से फॉलो किया है और रीडिंग लगाई है तो. ठीक है, रीडिंग लगाने की भी जरूरत नहीं है अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर अगर उसको अंडरस्टैंड करते हैं तो. ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले लेसन. जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे. कीप रीडिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग आईएएस मैराथन. दैट्स something which is very 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 important. Okay, so take care and stay tuned.